आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब तक आज इस प्रोग्राम में हम शामिल जहां इजराइल और लेबनान की बात करते हैं, क्योंकि जंग बंदी का माहिदा करीब करीब तय पा गया है। और अब उसके बाद ही कुछ अहम जो खबरें हैं अमरीका के हवाले से और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का इस्लामाबाद मार्च, डी चौक मार्च, उस पर भी बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इजराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी के हवाले से जो जंग बंदी का माहदा है वो तकरीबन तय पाया गया है। ताहम इजराइल और हिजबुल्लाह जंग बंदी पर दोनों मुत्फिक हुए हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग बंदी की कोशिशें तकरीबन तेज हो गई हैं और इजराइल और लेबनानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह जंग बंदी पर मुत्फिक हो गए हैं, जिसके बाद ही तवक्का की जा रही है कि जल्द जंग खत्म होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। ताहम हिजबुल्लाह के साथ 60 रोज़ा जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए इजरायली काबीना का इजलास आज होगा। आपको बताते चले कि रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान इजरायली फौज ने लेबनान में हमले भी जारी रखे हुए हैं, जिसमें कई अफराद जाम बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं और जिनके नतीजे में गुज़श्ता रोज भी 31 अफराद जाम बहक हुए और 62 जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने गुज़श्ता 52 रोज से शुमाली गजा का मुहासरा भी जारी रखा हुआ है। इस दौरान होने वाली बमबारी में तकरीबन 11 फलस्तीनी जाम बहक हो गए हैं। गजा में मौसमी सरमा की आमद बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन गई है और शदीद बारिश के बायस 10,000 आरजी पनाहगाहों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानब इजरायली फौज ने शाम में लेबनानी सरहद के करीब एक कस्बे पर हमले में कई पुलों को भी निशाना बनाया है। इजरायली हुक्काम ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग में मुजवज़ा जंग बंदी पर बातचीत होगी। इजरायली मुतालबा है कि अगर हिजबुल्लाह उभरती हुई डील के तहत अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करे तो वो अपने दिफा का हक महफूज रखेगा। इस माहदे के तहत हिजबुल्लाह और इजरायली फौजियों को जनूबी लेबनान से बाहर निकलना है। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 13 माह से जारी जंग और इजराइल के जमीनी हमले के तकरीबन 2 माह के दौरान लेबनान में हलाकों की तादाद 3,768 तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंगबंदी की कोशिशें तेज हो गई हैं और इस सिलसिले में दोनों तरफ से इसकी तस्दीक की गई है कि इजराइल और लेबनानी हुकूमत ने इसकी तस्दीक की है कि इजराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर दोनों मुत्फिक हो गए हैं। ताहम इस हवाले से हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। आपको बताते चले कि इजरायली काबीना का इजलास आज होगा, जिसके बाद ही ये माहदा तय पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से इजराइल की जानिब से लेबनान के अंदर बमबारी की गई है। लगातार पिछले 2 घंटे से जो इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें कई अफराद के जाम बहक होने की इतलात मौसूल हो रही है। बढ़ते आगे बात जरा पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक मार्च जारी है और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफिलों का इस्लामाबाद के रेड जोन में भी दाखिल हो चुके हैं, जहां उनकी मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस से झड़पें। डी चौक पहुंचने वाले पीटीआई के 200 से जायद कारकुनों को रेंजर्स ने पीछे धकेल दिया है और दोबारा से कंट्रोल संभाला। रेंजर्स की जानिब से डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त और डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का भी फैसला कर लिया गया है, जबकि रैली की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इससे कबल तहरीक इंसाफ के काफिला G11 और G9 से गुजरा, जहां पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादुम भी हुआ, जबकि उस वक्त भी दोनों जानिब से एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है, जिसमें कई पीटीआई कारकुन जख्मी भी हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल दाखिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से उन्होंने कहा है कि तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया है और उन्होंने मजीद कहा कि तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर किया गया है। इसके अलावा डीसी इस्लामाबाद पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामाबाद में भी कल तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ख्याल रहे कि पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश की सूरत हाल बरकरार है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के पीटीआई के बानी इमरान खान की अहलिया बीबी बुशरा और इसके साथ साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गंडापुर भी इस वक्त एहतजाज के अंदर मौजूद है और कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस वक्त डी चौक के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ से रेंजर्स भी उन्होंने अपना जो दोबारा कंट्रोल संभाला है। इससे पहले जब वहां पर एहतजाजी कारकुनान पीटीआई के एहतजाजी कारकुनान वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद ही कुछ देर तक कारकुनान और रेंजर्स और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई, जिसके नतीजे में कुछ जो एहतजाजी कारकुनान है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें बाद में अस्पताल दाखिल किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा रूस और अफगानिस्तान की करते हैं। रूस में मकामी दहशत आलमी और मकामी दहशतगर्द तंजीमों पर आयद पाबंदी के हवाले से एक बिल पेश कर दिया गया। आपको बताते चले कि रूस में मकामी और आलमी दहशतगर्द तंजीमों पर आयद पाबंदी अबूरी तौर पर उठाने का बिल पेश कर दिया गया है, जिससे रूस की जानिब से तालिबान से ताल्लुकात मजीद बेहतर करने और ताउन बढ़ाने के राह हमवार होने का इम्कान है। रूस की पार्लियामेंट डूमा में बिल सेनेटर्स के एक ग्रुप ने पेश किया है। आपको बताते चले क्या एक बार फिर रूस और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए यह बिल पेश किया गया है और कानूनी मसवदे में कहा गया है कि ऐसी मकामी और गैर मुल्की तंजीमें जो दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल है उन पर पाबंदी अदालती फैसले की बुनियाद पर आर्जी तौर पर उठाई जा सकती है। ताहम इसके लिए प्रोसिक्यूटर जनरल या इसके नायब को अदालत में ये दरख्वास्त पेश करनी होगी कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह साबित हो गया है कि पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल इस तंजीम ने दहशत गर्दी को बढ़ावा देने, उसका जवाब पेश करने और इसमें मदद देने का अमल खत्म कर दिया है। रूस ने तालिबान को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए ये इकदाम कलीदी अहमियत का हामिल माना जाता है। इससे पहले रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सरगाई शोगो ने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरादर अखवंद से अफगानिस्तान में बातचीत की थी और शोगोई ने रूस की जानिब से दो तरफा माशी और सियासी ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था और इशारा दिया था कि मास्को का इरादा है कि तालिबान को रूस की ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए। अब्दुल गनी बरादर ने इस ज़मन में शमाल जनूब इक्तिसादी राहदारी और खत्ते में माशी ताल्लुकात मजबूत बनाने का वादा किया था। रूसी कानून के तहत पाबंदी का शिकार किसी तंजीम पर से पाबंदी उठाई नहीं जा सकती। ताहम मुजवज़ा बिल मंजूर हुआ और अदालती फैसला जारी हुआ तो ये मुमकिन हो जाएगा। खत्ते में बदलती सूरत हाल के तनाजुर में अफगानिस्तान से मुतलिक रूस का इकदाम सफारती लिहाज से भी इंतहाई अहम माना जाता है। बढ़ते आगे बात जरा हम अमरीका की करते हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। जानाज़रीन, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी को मेक्सिको और कनाडा से आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ पर
दस्तखत करूंगा और ये टैरिफ मंशियात और गैर कानूनी तारिकीन वतन का दाखिला बंद होने तक नाफिज रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन से दरामद एशिया पर भी मौजूदा टैरिफ से 10% ज्यादा टैक्स आयद करेंगे। अमेरिका में मंशियात की तरसील रोकने के चीनी इकदाम तक इजाफी टैक्स रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी हुक्काम ने वादा किया था कि वो मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब इस मामले पर चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि चीन और अमेरिका मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों पर राब्ते में रहेगा। दोनों मुल्कों का इक्तिसादी और तिजारती ताउन बाहमी फायदे पर मबनी है। तर्जुमान ने यह भी कहा है कि कोई भी तिजारत या टैरिफ की जंग नहीं जीत पाएगा। बढ़ते आगे बात जरा बस सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतखाबात में पेपर बैलेट वोटिंग सिस्टम को दोबारा मुतारिफ कराने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा दरख्वास्त में कई दीगर इंतखाबी इस्लाहात का भी मुतालबा किया गया था। ये मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वर्ले की बेंच के सामने आया था। जैसे ही समाअत शुरू हुई, बेंच ने वाज़ेह किया कि वो दरख्वास्त पर गौर करने को तैयार नहीं है। ताहम डॉक्टर के पाल ने जाती तौर पर पेश होते हुए इस बात पर जोर दिया कि अदालत के सामने उठाया गया मसला बहुत अहमियत का हामिल है। अर्जी गुजार ने दलील दी कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगनमोहन रेड्डी जैसे लीडरों ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर सवालात उठाए हैं। बेंच ने जवाब दिया, जब चंद्रबाबू नायडू या जगन रेड्डी हारते तो कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, जब वो जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से यह भी पूछा कि वो इस रद्द-ए-अमल को कैसे देखते हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस बात पर जोर दिया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात के दौरान नकदी जब्त करने का मामला भी उठाया गया। दरख्वास्त गुजार ने जोर दिया कि बहुत से ममालिक कागजी बैलेट इस्तेमाल करते हैं। तजवीज़ किया कि हिंदुस्तान को अमेरिका जैसे ममालिक के तर्ज अमल पर अमल करना चाहिए जो फिजिकल बैलेट इस्तेमाल करते हैं। बेंच ने पूछा कि हम दूसरे ममालिक की पैरवी क्यों करें। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार पर वाज़ेह किया कि अदालत उन तमाम दलाइल को उठाने का फोरम नहीं है। अर्जी गुजार ने जोर दिया कि ईवीएम जमहूरियत के लिए खतरा है और निशानदही की कि एलन मस्क ने भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पर तशवीश का इजहार किया था। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की 6 खाली निशस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। निशस्तों पर इंतखाबात 20 दिसंबर को होंगे और नताइज का ऐलान भी उसी दिन किया जाएगा। जिन सीटों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें आंध्र प्रदेश की 3 सीटें हैं। इसके अलावा हरियाणा, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में एक एक सीट पर इंतखाबात हो रहे हैं। दरअसल ये तमाम सीटें मौजूदा मेंबरान असम्बली के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक नोटिफिकेशन 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। 10 दिसंबर कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख है और कागजात नामजदगी की जांच 11 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार 13 दिसंबर तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इंतखाबात 20 दिसंबर को होंगे और उसी दिन नताइज भी जारी किए जाएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा और सरद तरीन मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर की बुलंदियों और दौलत बेग ओल्डी को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी मिली है, जो खत्ते में इंतहाई हालात में बगैर किसी रुकावट के मवासलात को यकीनी बनाना है। लद्दाख के कराक्रम पहाड़ी सिलसिले में 18,000 से 20,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा अस्करी इलाका कहा जाता है। यहां तैनात फौजियों को शदीद चैलेंजेस का सामना है, जिनमें ठंड लगने और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है।
फौज ने कहा है कि सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी की बर्फीली बुलंदियों के दरमियान फायर एंड फ्यूरी कोर के सिग्नल्स ने कुछ मुश्किल तरीन मौसमी हालात का मुकाबला करते हुए 18,000 फुट से ऊपर की बुलंदी पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी कायम की है। पहली बार और तमाम मुश्किलात के बावजूद ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को इंतहाई एहतियात के साथ खत्ते में बिछाया गया ताकि दूर दराज के मकामात को आपस में मिलाया जा सके। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं जुबली के हवाले से श्रीनगर में मुनक्कदा 3 रोजा तकरीब के दूसरे दिन आज LG मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। SKICC श्रीनगर में मुनक्कदा 60वें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए किए गए मुख्तलिफ इकदामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि शहर में वसी पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और स्मार्ट हल के तारुफ से न सिर्फ शहरियों के मयार जिंदगी में बेहतरी आई है बल्कि इसकी आलमी अहमियत में भी इजाफा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि श्रीनगर में पिछले 50 माह में तेजी से तरक्की करते हुए उम्मीद और मौक़ा का मरकज बनने की तरफ कदम बढ़ाया है जो नए ख्वाबों और इम्कानात के लिए एक प्लेटफार्म फराहम कर रहा है। उन्होंने वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं सालगिरह के मौके पर आलमी मेहमानों का इस्तकबाल किया और दस्तकारी के शोबे को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इस इज्तिमा की अहमियत पर भी जोर दिया है। Well, first of all, this is my second visit. I've come all the way from the state of Kuwait, the headquarters. Break the anniversary, which will offer a unique opportunity for exchange of ideas, high-level networking, and the strengthening of collaborations among artisans, designers, craft leaders, government officials, and other stakeholders. And I truly believe this event is of immense importance to the region, offering global recognition to Jammu and Kashmir's regional heritage. I am equally confident that it will strengthen Srinagar city's standing in the international crafts community, building on its earlier designation as part of the UNESCO Creative City Network and World Craft City. The economic benefits of this gathering are substantial as we are looking at creating direct and indirect employment opportunities for artisans and connecting them to global markets. We are also working on integrating crafts into tourism and positioning Jammu and Kashmir as a prime cultural destination to attract international visitors and providing a fillip to tourism industry in order to strengthen the local economy. When the preparations for this event had started in the first week of June, I was told by our industries secretary, Vikramji, that this will be the most significant international craft gathering ever held in Jammu and Kashmir, making an unprecedented milestone in the region's cultural and economic history. And I must admit that his words were prophetic. This celebration has brought together a diverse and distinguished group of stakeholders representing most of the member countries of WCC. I am quite hopeful the reach and impact of this gathering will extend far beyond the days of the celebrations, opening doors to global markets, creating lasting partnerships, and positioning Jammu and Kashmir as key player in the world's craft. इधर वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के सदर ने कहा है कि वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल कई आने वाले इक़दामात के जरिए श्रीनगर को दस्तकारी के आलमी मरकज के तौर पर पोजीशन देने के सफर पर गामज़न है। तकरीब में डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स महमूद शाह और दीगर लोग पे मौजूद थे जिन्होंने इस तकरीब के इनेकाद पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
First of all, this is my second visit. I've come all the way from the state of Kuwait, the headquarters of World Craft Council International. Always coming back to Kashmir, Srinagar is a personal and emotional place to come. The reason is the people of Srinagar, their hospitality, their overwhelming welcome to us and the team of World Craft Council. So it's always a pleasure. The first time I came, the impressions have been truly Srinagar or Kashmir, Jammu Kashmir is a history of crafts, handicrafts, and arts. It's a beautiful, not only craft-wise and visually to be here. बड़े टाइम से हम ये प्लान कर रहे थे जब श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया तो उसी के साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि 60th सेलिब्रेशन दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी होगा। तो आज जो है हमारे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन चैप्टर हो, लैटिन अमेरिकन चैप्टर हो, यूरोपियन चैप्टर हो, एशिया ओशेनिया हो, तो उन सब चैप्टर्स के जो है जोमा यहाँ आए हुए हैं। उसके अलावा हमारे कोई 18-19 के करीब आर्टिजन्स हैं जो सेंट्रल एशिया से आए हैं। हमारा क्राफ्ट काफ़ी मुतासिर है सेंट्रल एशिया से, तो ये पहली बार ऐसा एक्सचेंज हो रहा है जहाँ आप जुगलबंदी देख सकते हो। नेशनल आर्टिजन्स है, स्टेट आर्टिजन्स है, फिर आपके नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिजन्स हैं। तो और हाँ, नामी गिरामी आर्टिजन्स हैं जिसमें पद्मश्री है, नेशनल अवार्डीज़ है, शिल्प गुरु है, पद्मश्री आर्टिजन्स हैं। तो ये है ऐसी हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो और हमारा क्राफ्ट इवॉल्व हो, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइंस एंड विद रिस्पेक्ट टू न्यू डेवलपमेंट्स, बट बिजनेस भी जो है बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज भी हो। हम खुश हैं बहुत, हम काम को बढ़ाना चाहते हैं आगे। हाँ हाँ, तो आपके साथ साथ आपके घर वाले भी इसके साथ जुड़े हैं? हाँ सब जुड़े हैं, सब खुश। नमस्कार जी, आपका नाम जानना चाहिए। अजय कुमार सूद। आपको किस चीज़ के लिए award? मैं मेटल बास पेंटिंग करता हूँ। जो मैं मेटल बास का काम करता हूँ, ये मेरे हिसाब से कोई नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला करता हूँ। आज जिस तरीके से आपको नवाजा गया है, एक कहूँगा उत्साह भी है, खुशी भी है, इस काम को आप आगे कहाँ तक ले जाएं? इस काम को तो मैं बहुत आगे जंजा तक लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट ने जो हमें प्रोत्साहन किया, इधर इस स्टेज तक पहुँचाया, वरना तो हम तो गुमशुदी में जी रहे थे। 50 साल से काम कर रहा हूँ गुमशुदी में। पहचान मिली। प्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, मुबारक। मैं जानना चाहूँगा आपको किस चीज़ के लिए? मेरे को इनोवेटिव क्राफ्ट में अवार्ड मिला है। मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ। मैंने जम्मू के क्राफ्ट को, जो हमारा बिन्ना, हमारा जिसको पता नहीं है, उसको मैंने इनोवेट करके रेजन में प्रिजर्व किए ताकि आगे की जनरेशन आके उसको यूज़ कर सके, कभी वो फेड अप ना हो। तो उस चीज़ में मुझे अवार्ड मिला गया। मुबारक। गायत्री जी, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। आपको किस चीज़ के लिए? मेरा भी इनोवेटिव क्राफ्ट है। मैं जम्मू से हूँ। मेरे क्राफ्ट का नाम है पॉइंटलिज्म आर्ट, जो कॉमन लैंग्वेज में आप डॉट आर्ट बोल सकते हैं उसको। तो उससे बेसिकली डिफरेंट साइजेस के डॉट्स के साथ मैं डेकोरेटिव मिरर्स और वॉल हैंगिंग्स और टिश्यू, मतलब वेरियस क्राफ्ट आइटम्स। कश्मीर में हालात खराब करने का इल्जाम किया है, जबकि JKPCC के सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि कांग्रेस रियासत के मुकम्मल दर्जे के लिए जद्दोजहद करेगी। ताहम उन्हें खदशा है कि मरकजी सरकार कुछ अहम महकमात को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। हालात इन्होंने खुद खराब होने दिए। आपको पता होना चाहिए, हमारी हाई रिचेस पे, खास करके हाई रिचेस पे सारे CRPF और आर्मी लगी हुई थी। जैसे बनी का एरिया है, लोहे मलार का एरिया है, आपका एरिया भी है, और सारी की सारी इन्होंने उसको नीचे कर दिया। और आप सोचिए, BSF कहाँ के लिए होती है? बॉर्डर के लिए। और बॉर्डर से उठाई तो कहाँ भेजी? इलेक्शन में। बॉर्डर खाली क्यों छोड़ा? आप क्या सोचते हैं बॉर्डर भरा था? अगर बॉर्डर की पुलिस इनके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है तो फिर वो बॉर्डर पे, इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स है ना। फिर तो अगर ज़्यादा, तो ये हालात कैसे हुए? लोग क्रॉस कैसे? टनलें निकल गई, टनलें। आपने देखा कितनी टनल्स निकल गई, कितनी तबाही हो, कितने आपके ड्रोन यहाँ क्रॉस हो गए। और ड्रोन ने नशा, पैसा, सारी चीज़ें इन्होंने सारी पहुँचा दी हैं। इसलिए देखो, इस सरकार को बदलोगे नहीं तो बचोगे भी नहीं। वो कहते हैं, वो उल्टी बात कहते, वो भी कहते हैं बचो, कटो बटो, बकवास, सब गलत।
हमें सबको लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, संघर्ष करना है। ठीक है जी, माँ का बालो, आपको भी कह रहा हूँ, लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, सबको एक रहना है। रियलिस्टिक स्टैंड और हमारा स्टैंड जो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके तहत हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए हमारी जो कैंपेन थी, हमारा जो मंशूर है, उसमें भी हमने स्टेटहुड की ही बात की है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं उस स्टेटहुड की बात कर रहा हूं। मैंने जो बातें कही उसकी बुनियाद दिल्ली से ही शुरू होती है। हमारी इत्तला के मुताबिक मरकजी सरकार सोच रही है, अब कौन उसमें है जो सोच रहे हैं, लेकिन वो मरकजी सरकार के बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दें भी, वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है, कि वो अमेंडेड फॉर्म में, यानी वो वाले महकमे वो बराह रास्त अपने पास रखना चाहेंगे। तो हमारी यहाँ से हमने जो बात कही, हमें वैसा स्टेटहुड, कांग्रेस पार्टी को वैसा स्टेटहुड मंजूर। यौम आइन के मौके पर त्राल में कांग्रेस पार्टी ने रियासत की जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मुजाहरा किया है। कांग्रेस कारकुनान बस स्टैंड त्राल में पर जमा हुए और रियासत की बहाली के हक में नारेबाजी भी की है। पार्टी के कारकुन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हुक्म दे चुकी है कि रियासत को बहाल किया जाए, रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि रियासत के साथ साथ दीगर आईनी हुकूक भी बहाल किया जाए। यहाँ कांग्रेस पार्टी इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि आज हिंदुस्तान के तूल अर्ज में ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जा रहा है। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये वाजगाफ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने वादों को पूरा करे और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और स्टेटहुड को वापस कर दे, जो उन्होंने 2019 में यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनली अनवारंटेडली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37 और जम्मू कश्मीर के स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था। हम आज इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के झंडे के अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टेटहुड को वापस किया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उनको भी हमें वापस दिया जाए। और खासकर लास्ट मंथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि यहाँ पर स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस किया जाए एट इट इज अर्लीस्ट। इसलिए हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान को एक बार ये रिमाइंड करना चाहते हैं कि जहाँ की जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं आपसे, तब तक नाराज हैं जब तक ना हमें स्टेटहुड। काकापुरा शोपियां रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी से जम्मू में मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने मनसूबे के हवाले से अपने मुतालबात और खदशात उनके सामने रखे हैं, जिसके बाद ही वफूद को यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले को रेलवे वजारत की नोटिस में लाया जाएगा। पुलिस ने उस नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए वफद में शामिल लोगों का कहना था कि काकापुरा शोपियां रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की जद में उनकी पूरी ज़री ज़मीन आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहरी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम सनाउल्लाह डार है, मैं बबहार पुलवामा का रहने वाला हूँ। पुलवामा से 3 किलोमीटर ऊपर बबहार आता है। ये जो रेलवे लाइन पहले सैंक्शन हुई थी, ये पंजगाम से शुपियान जाती थी और पंजगाम से शुपियान तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 किलोमीटर है। अब जो उन्होंने किया है, अब ऐसा मनसूबा बनाया, पता नहीं किसने ये बनाया है। ये जम्मू से रेल बहरहाल जाएगी, फिर जम्मू वापस आएगी और जाएगी दिल्ली, क्योंकि शुपियान की जो फ्रूट मंडी है उसको ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा खनबल से अगर निकलेगी, जितने भी है काजीगुंड से निकलेगी, बहुत नजदीक है। अच्छा, किसानों की कितनी % जमीन उसमें आ रही है? पहले पाल हमारी जमीन ड्रैग फार्म को गई थी 1957 में 200 रुपए के इवज फी कनाल गया है। आजकल एक मरले का कीमत यानी एक कनाल का कीमत 20 लाख है, उस वक्त 200 हमें मिले। हमारी जमीन पहले ही हुई गवर्नमेंट ने ले ली है। हमारे यहाँ गायें हैं,
पुलवामा को आनंद मिल कहा जाता है, क्योंकि पुलवामा से दूध श्रीनगर जाता है, श्रीनगर की जितनी भी दूध लगता है डिड नॉट नो हाउ, क्योंकि इससे पहले हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल महबूबा जी ने पंजगाम से डोगरीपोरा तक कोई वहाँ हड़ताल हुआ, उसने उसकी क़यादत की, तो उस वक्त शायद या तो उसको इल्तिवा में रखा गया या कैंसल, वी डिड नॉट नो क्या हुआ है। लेकिन अब जो नया निकला है इसमें यही दिखा रहे, आप देखिए चेंज टू काकपोरा 24/9/2024 को। तो हमारे जब ये टीम आ गया कुछ औरतें बेहोश हो गई, क्योंकि हमारे पास जो मकान है, ग्रेव यार्ड्स है, खची बुची ज़मीन, हम PhD स्कॉलर्स वहाँ पर है, मैट्रिक उन्होंने इंजीनियरिंग की है। आजकल जो बीटेक लोग हैं, सैचुरेशन उतनी हुई है, बीटेक लोग अब मजदूरी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। ऐप जो दिखाता है ना, आप जब ये रेलवे लाइन इंस्टॉल करेंगे, हमारा सब सेब का जो भी ऑर्चर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं वो क्या करेंगे, वो भी खत्म हो गया। जो कार्डबोर्ड वाले हैं वो भी खत्म हो गए। फिर ट्रेन जब लाएंगे तो सेब होना चाहिए, जब सब आ रहे हैं, अगर ये 40 किलोमीटर 50 सब बागों में जाती है। और दूसरी बात, ये मिल्कियत जमीन है, ये कोई कास्चरा ही नहीं है, स्टेट लैंड नहीं है। इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। जो हमारा आने वाला नस्ल है, मेरा एक बेटा है, उसके 2 होंगे, उसके बेटे के बेटे 4 होंगे, कहाँ बसेंगे जब जमीन ही नहीं है, हम कहाँ बसेंगे। यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे जो मैम है, ऑनरेबल मैम है वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, उससे हमने गुजारिश की कि क्या वो हमारी रिप्रेजेंटेशन चाहे रेलवे मिनिस्टर से कराए या गवर्नर साहब से कराए, हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमें कुछ नहीं बचेगा। वी विल बिकम द होमलेस, लैंडलेस एंड जॉबलेस, ऑलरेडी हम है ही। तो हम इसीलिए आए थे। अब हमारी मुलाकात मैम ने उन्हें बोला कि हम आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे, वो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा अकॉर्डिंगली। हाईली थैंकफुल टू मैम कि उसने हमें उतनी रेस्पॉन्स दी। उसने कहा आप घबराने की बात नहीं है, हमने उसको बोला हम नौकरी नहीं मांगेंगे, हम इसी से रोजगार निकालेंगे, हम तो नौकरी ही नहीं मांगते हैं, हम कहते हैं बस हमारी जमीन बचाओ, मेहरबानी करके हमारी जमीन बचाओ। अगर हमारी जमीन नहीं बचेगी, आने वाला नस्ल क्या करेगा, हम रोएंगे, सड़कों पर रहेंगे, और क्या करेंगे। हमारे पास रहेगा क्या, हमारे पास कुछ नहीं रहता है। अब देखो, मैं तो 61 साल का आदमी हूँ, मैं कल मर जाऊंगा, मेरे बच्चे के बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे उसको जहन्नम होना चाहिए। उसने उस वक्त प्रोटेस्ट क्यों नहीं की, क्योंकि हम नहीं कहते हैं हम रास्ता रोकेंगे, हम नहीं कहते हम पुरअमन करेंगे। और हमारे अहमद भट्ट साहब की बहुत मशहूर है, हम कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो। और दूसरी बात, हमारे से जुल्म है, हमारी ज़मीन है, 30 साल मुझे उस बाग हो गए, आज तक ना ही NC ने और ना ही PDP ने उस लैंड को कन्वर्ट किया बागात में, क्योंकि वो बागात ज़मीन है। लेकिन हमें जब पटवारी के पास जाते हैं वहाँ आबी अवल निकलती है। हमारे यहाँ जुल्म है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। मेहरबानी करके अगर हम सब्सिडी मांगे, कहते हैं ये आबी अवल है, लेकिन उसमें सेब के दरख्त, क्या बताएंगे कितना जुल्म है। LG से टेक अप कीजिए, अगर आपको फुर्सत मिलेगी मेहरबानी करके ऑनरेबल LG से आप मिलिए, उससे बताइए कि लोग रो रहे हैं, हम मरेंगे, करेंगे कि हम कश्मीर से आए हैं, क्यों कश्मीर से हम जम्मू आएंगे, क्योंकि हमारा जो कश्मीरी मीडिया है वो बानहाल से इधर नहीं जाता है। हमें उम्मीद है आपका मीडिया दिल्ली तक पहुंचेगा, हमारा रेलवे मिनिस्टर सुनेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसने एक आश्वासन दे दिया, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और रेलवे मिनिस्टर से। जम्मू में आज भी पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्यों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। पुलिस ने पहले ही वाज़ेह किया है कि पुलिस को इत्तला दिए बगैर किसी को मकान किराए पर न दिया जाए, और अगर किसी ने अपने घरों में किराएदारों को गैर कानूनी तौर पर रखा है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि पुलिस की जानिब से कई मकान मालिक को गैर कानूनी तौर पर रोहिंग्यों को गैर किराए पर देने के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि पुलिस की तरफ से की गई ये कार्रवाई इलाके में सिक्योरिटी और अमन अमान बरकरार रखने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर की गई है। वादी कश्मीर में सर्दियों का बादशाह 40 रोजा चले कलान में अगरचे सूखी सब्जियों, मछलियों और दालों की मांग में काफी इजाफा देखने को मिलता है, ताहम नवंबर के शुरू होते ही इसकी मांग
आजकल श्रीनगर में देखने को मिलती है। शहर श्रीनगर के सफा कदल इलाके में दुकानों और रेडियों पर सूखी सब्जियों के ढेर नजर आ रहे हैं और लोग अपने पसंद की सूखी सब्जियां और दालों की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वादी में सख्त सर्दी के दौरान सूखी सब्जियों के इस्तेमाल की रिवायत बहुत पुरानी है और अब भी ये रिवायत वादी कश्मीर में जारी है। सर्दियों के दौरान सूखी सब्जियों की मांग में हमेशा इजाफा होता है क्योंकि इन अयाम में सब्जियों में कोई रतूबत नहीं होती, जिसके सबब ये सब्जियां हमें कई बीमारियों से बचाती है। लोगों के मुताबिक सब्जियों को मौसमी गर्मा में सुखाकर इन अयाम के लिए जखीरा किया जाता है। सूखी सब्जी और दाल का कारोबार करने वाले ताजिर इन दिनों काफी अच्छा कारोबार कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा वक्त में सूखी सब्जियां अब कम ही इस्तेमाल की जाती है। बाजार ठीक ठाक पकान वेराइटी सारी अल्लाह आंत टमाटर वांगन गोगजार तमाम तकरीबन स्टार्ट 15 अक्टूबर पे वार 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 तो नवंबर पे लगान बिल्कुल स्टार्ट बाजार ठीक ठाक सब्जियन बाजार ठीक वो मे युतन तान सोन हिसाब कल्चरस मज हॉक्सन गोड पे आमुत आज ब्रो 50 वरी 60 वरी ये खान 6-7 रेतन खाली हॉक्सन योत क्या वत आसान बंद तो अमिच बड़ बनित तो सान खतर मे बसान हॉक्सन ठीक ज्यादा डिमांड लगान अलहचन तो टमाटर मुख्तलिफ भाव युथ माल वांगन 200 रुपये अत कारस अगर हिसाब गो गामों पे बेसिकली सोरे तैयार गामन मज दूर गामन मज तिमन हेकान सब्जी रेत काल कनित पन कहें तम रेत काल सान यह हकन तो पे परचेजिंग ग कारवान पकान कार पकान वारिया असल बम चूंट चूंट अम मजीद यहाँ तक कि नबर ये बई नबर तम शौक सान निवान नबर पान सती मार्च अप्रैलस तान पकान ठीक ठाक शुक्र खुदा कम पहन खेवान हेत वंदस खेवान हेत कत पे तैयारी हॉक्सन थवन लगभग मान नवंबर पे हॉकनावान अच्छा सिलसिलो शुरू गसान बिल्कुल क्या हॉकनावान गोगज पतर अच्छा गोगज आर अच्छा पालक हॉकनावान मेयत हॉकनावान यानी सिलसिलो गोड पे आसान क्या वजह वातस बंद गसान बंद बाजार ओस ना आसान ना बाजार ओस आसान यानी बाजारस मस बंद शीन ओस पेवान वारिया ज्यादा शौकीन कत्या अमिक हाँ ये तम सात खेवान कशिद लूक आज वह अच्छा अगर वो हॉक्सिन क्या त्रावान हॉक्सिन त्रावान माज हना तो बे करान ये माज हना बे थूल थूल चामन दाल वगैरह अच्छा बे वनो ये बमचूट पकने बमचूट खेवान बमचूट खेवान तम वक्त कुछ क्या भाव मार्केटस में सस्तो सा मिलान किन ना तम सात सस्त मगर पोस कम अच्छा पोस नायाब मगर बरकत ज्यादा आज तो बसान लुक खेवान तो लुक खेवान खेन वल प्रेन खेन वल खेवान अच्छा यानी अमुक पनुन रीति रिवाज सो बसान मौजूद बिल्कुल बिल्कुल मौजूद यस ऑफ कोर्स बहुत बचपन पे हॉक्सन खेवान बे ज्यादा प्रेफर करान नेचुरल फूडस तो अवॉइड करान पैकटन मज फूड अवॉइड कर हॉक्सन यह मतलब मुझे याद है 80s से स्कूल परान तिमन दोन अनान हॉक्सन वंदस ज्यादा लुक कर दाल रलावान नदर रलावान या बाकी चीज वन रूद सह कल्चर कहीं आज हर कह मॉलस मज ग पैकटन मज अनान चाहे ओम दद जम दद माज उसका नतीजा यह है जो भी फूड आइटम जब पैकेट में पैक होता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है अच्छे रीजन यह मज यमिस बेमार फैट हैबिट फूड हैबिट हमारा खराब हो गया है जी जिनको मतलब लेकिन बहुत कम लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है उनको हर एक चीज पैकेट में चाहिए रेडीमेड जबकि विच इज इंजोरियस टू हेल्थ इससे एक्चुअली घर से स्टार्ट होगा जैसे मेरे बच्चे हैं जब मैं उनको बोलूंगा बेटा ये मतलब उनको आदत डालूंगा ऐसे ऐसे जब मैं खुद ही बच्चों को मॉल में ले जाता हूँ या स्टोर्स में वहाँ हम लाते हैं हम खुश होते हैं हर एक चीज पैकेट में वही वो
वही जिसको कश्मीरी में अलहज बोलते थे, मतलब एवरीथिंग, वांगन है, और टमाटर का वो होता था, और जो बमचूट और गोगजार जिसको बोलते हैं, मैं आज भी खाता हूँ। शहर में नहीं, हर जगह, गांव में भी खाते थे ना। एक्चुअली ये क्या है, ट्रेडिशन भी है, क्योंकि पुराने जमाने में रोड बंद होता था विंटर्स में, तो लोग ये यूजर हकसून ड्राई वेजिटेबल थावा एंड विच इज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये नेचुरल है। तो हमने इस चीज को बुलाया, अपने कल्चर को, हमने अपने ड्रेस को बुलाया, हमारा जो कल्चर है हर एक चीज हमने छोड़ा। ड्राई वेजिटेबल्स की मल्टीपल शॉप्स जो है यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ पर हॉक्सुन बेचा जा रहा है, जो कि हमारे कश्मीरी ट्रेडिशन में एक बड़ी खूबसूरत पहचान है। रीति रिवाज को लेकर बात करें तो कई सालों से लोग इसे खाना पसंद करते हैं, जिसमें कई वैरायटी जो है वो दस्तयाब है। पालक हो, जी हाँ, बैंगन हो, शलगम हो, इसके साथ साथ टमाटर हो, यानी ये वो सारी चीज़ें हैं। जब हमें याद आता है कि बहुत पहले जब यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती थी और उसके बाद जो है रास्ता बंद हो जाता था कौमी शहरा, तो लोग स्टॉक घर पे ही रखना पसंद करते थे। और आजकल के दौर में जबकि फैसिलिटीज़ तो है ही है, मगर साथ ही साथ हॉक्सुन की भी एक अपनी खूबसूरत पहचान है। भाव तो बढ़ चुका है, मगर अभी भी टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त है। लोगों का मानना है कि आजकल के दौर में अगर देखा जाए, जो इसके खाने वाले शौकीन हैं वो आज भी यहाँ आकर खरीद फरोख्त के मामलात को अंजाम देते हैं और हॉक्सुन खाना पसंद करते हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। पुणे के इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्कद हुई 12वीं कौमी कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल इन्वेंशन कॉन्फ्रेंस में बासलाहियत समाजी कारोबारियों और माहिर तालीम की नाकाबिल यकीन काम की नुमाइश की गई है, जिनको मुल्क भर से मुंतखब किया गया था। कॉन्फ्रेंस में पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक फाजली, जम्मू कश्मीर के वाहिद माहिर तालीम ने शिरकत की थी। फारूक फाजली ने समाजी और माशी तकसीम को ख़त्म करने में जामिया तालीम के अहम किरदार पर जोर दिया और ख़त्ते में तालीम के फ़रोग़ के लिए अपने तजुर्बात का इश्तराक किया है। उन्होंने समाजी तब्दीली के अज़म को उजागर करते हुए जामिया तालीम के कामयाब मॉडल्स का इश्तराक किया है। फाजली ने कहा है कि आजकल के दौर में बच्चों को सलाहियत को उभारने में स्कूलों के साथ साथ वालिदैन का अहम रोल बनता है। golden chance for me to express my views at that place, और उनका ख़ास मकसद था कि स्कूल्स में हम कैसे सोशल इनोवेशंस के प्रोग्राम्स को डालें। तो मेरी सजेशन यही है, जैसे स्कूल्स जो है अभी उनके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि सोशल इनोवेशन प्रोग्राम्स को अपने करिकुलम में डालें और बच्चों को कल जाके एक अच्छा इंसान बनाए जिनको सोशल कंसर्न्स हो, न कि खाली एक दौड़ में जाएं जहाँ पे खाली वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनना चाहें, क्योंकि इसके बगैर भी बहुत ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ सोशल इनोवेशन वो कर सकते हैं और अपना जो एक उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम मकसद है वो पूरा कर सकते हैं। कि वालिदैन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों के साथ अपनी कहानियाँ वो शेयर करें, उनको समझाए कि दुनिया में अपने लोगों के लिए काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ स्कूल्स का एक और एक इम्पॉर्टेंट ये उनका एस्पेक्ट है जो उनको देखना चाहिए कि हम कैसे इन बच्चों के टैलेंट को उजागर करें, क्योंकि इनका टैलेंट बहुत ही है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल, यहाँ हमारी स्पेस पे हमने इनको एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी का एक लैब है हमारे पास, जहाँ बच्चों को रोबोटिक्स सिखाते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट होने से काफ़ी जॉब कट्स हो रहे हैं, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी और जॉब एवेन्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। क्या हमारे बच्चे उसके लिए तैयार हैं? दैट इज़ द मेन रोल ऑफ ए स्कूल की। एक स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इस चीज़ को वो देखें, इस चीज़ को वो करें कि अपने इस करिकुलम में वो इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबर अब तक आज का ताज़ा शुमार इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।